हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। डिजिटल पुस्तक चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम विज्ञान कक्षा में दैनिक जीवन में रसायन के महत्वपूर्ण यौगिकों का अगला टॉपिक जो शेष रह गए थे उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो से इस पूरे पाठ को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी तक आपने जो पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप सभी जरूर देख लें ताकि ये पूरा का पूरा पाठ आप सभी के अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस पाठ के मैंने कुल 4 वीडियो तैयार किए हैं। इस वीडियो से पहले 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। ये चौथा वीडियो होगा अपना, और इस चौथे वीडियो में लास्ट के जो महत्वपूर्ण यौगिक बचे हैं वो और साबुन और अपमार्जक वाले टॉपिक से ये पाठ अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने इस पूरे पाठ के नोट्स भी तैयार कर लिए हैं, और ये नोट्स आप सभी इस तरह से एक रजिस्टर में अच्छी तरह से स्टेप वाइज स्टेप आप तैयार कर लें। इन नोट्सों के आधार पर ही ये वीडियो तैयार किया गया है, और इस वीडियो के आधार पर आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, और नहीं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके इन नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं इन नोट्स को अपलोड कर दूंगा और आप उनका प्रिंट निकाल करके अपने रजिस्टर में भी लिख सकते हैं और अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण यौगिक में अगला बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा है, उसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 और इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे खाने का सोडा। हम अपने घरों में कोई व्यंजन तैयार करते हैं तो उसमें एक सफेद सा पाउडर मिलाते हैं बाजार से लाकर के, दुकान से लाकर के, जो जिसे मीठे सोडे के नाम से जाना जाता है। आप सभी ने देखा होगा, और वो जो है उसका नाम वैसे बेकिंग सोडा है और इसका सूत्र है वो NaHCO3 है, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम है वो हमें अच्छी तरह से ध्यान में होना चाहिए कि इसका रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na का मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन और CO3 होता है कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम NaCl का उपयोग करके बना सकते हैं। अगर हमें बेकिंग सोडा बनाना है तो वो हम NaCl का मतलब साधारण नमक का उपयोग करके इसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में। जैसे NaCl, उसमें थोड़ा जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया, ये चारों चीजें मिला करके NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 हमें प्राप्त होगा। तो NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने की समीकरण लिखी है, तो ये समीकरण आपको याद रखनी है। इसमें कौन कौन से जो वस्तुएं हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं वो काम में आएंगे, तो NaCl, H2O, CO2 और NH3। चलिए अब हम इसके गुणों के बारे में जानते हैं। यह श्वेत क्रिस्टल या ठोस है। गुण इसका मतलब ये देखने में कैसा लगता है, श्वेत रंग का है और ठोस है और इसके क्रिस्टल होते हैं। जल में अल्प विलेय है। जल में ये ज्यादा घुलनशील नहीं है, कम घुलनशील है। अल्प का मतलब कम, और इसका विलयन है वो क्षारीय होता है। अगर हम इसको जल में घोल करके जो विलयन तैयार करते हैं तो वो क्या है, इसका जो pH मान है वो 7 से ज्यादा होगा, और pH मान जब 7 से ज्यादा होता है तो आपको मैंने pH में बताया था कि ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, क्षारीय विलयन। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो विलयन है वो क्षारीय है, उनकी दुर्बल क्षारीय है। इसे गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। देखिए यहाँ 2 बार इसके गुण हमने जो तीसरा और चौथा पढ़ा है। क्षारीय विलयन का उपयोग हम अम्लता को दूर करने में कर सकते हैं। हमने पीछे पढ़ा था पेट की उदर की अम्लता। तो हमारे पेट में अगर गैस एसिडिटी बन जाती है तो हम अगर इस मीठे सोडे के विलयन को थोड़ा लेंगे तो उससे जो अम्लीय गुण है उसके वो नष्ट हो जाएंगे और लवण और जल बनेगा। तो ये जो क्षारीय विलयन है वो पेट की अम्लता को दूर करने में काम आता है, और इसे गर्म करने पर यह CO2 गैस देता है। ये जो CO2 गैस देता है, ये CO2 गैस कई जगह काम में आती है। CO2 गैस एक तो आग बुझाने के काम आती है, इसलिए इसका उपयोग हो जाएगा वो अग्निशामक यंत्रों में भी हो जाएगा।
दूसरा, जब हम खाद्य पदार्थों में मिला करके इसे गर्म करते हैं, उसे बेक करना कहते हैं। बेक, खाद्य पदार्थों में मीठे सोडे को मिला करके हम गर्म करते हैं, इसे बेक करना कहते हैं। और बेक करने के कारण ही इसका नाम रखा गया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेक करने के कारण इसका नाम रखा गया है। ये CO2 गैस देता है, तो खाद्य पदार्थों में जब इसको मिला करके गर्म करते हैं तो CO2 गैस निकलती है, तो उस व्यंजन में छिद्र पड़ जाते हैं और फूल जाते हैं। और वो खाद्य पदार्थ फूलने के कारण हल्का हो जाता है, छिद्रों के कारण क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। और इस कारण इसे हम खाद्य पदार्थों में मिलाते हैं। और यहां NaHCO3 को गर्म करने की रासायनिक समीकरण दी गई है। दो NaHCO3 को गर्म करते हैं तो Na2CO3 प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके कारण ही वो भोजन है वो फूल जाता है और उसमें खाद्य पदार्थ में क्या है, छिद्र पड़ जाते हैं। इसके उपयोग खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, इसके यहाँ 5 से उपयोग दिए गए, आप लोगों को याद करने हैं। तो खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में एक उपयोग। दूसरा, सोडा वाटर था शीतल पेय बनाने में। जो हम सोडा वाटर पीते हैं, शीतल पेय पीते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और वो इसी के कारण होती है। तो इनको बनाने के लिए इसमें सोडा वाटर शीतल पेय में इसका यूज किया जाता है। पेट की अम्लता दूर करने में इस गुण से हमने बता दिया था, ये क्षारीय विलयन है और क्षारीय विलयन है तो एसिडिटी को दूर करेगा। मंद प्रतिरोधी के रूप में, मंद का मतलब होता है हल्के, प्रतिरोधी का मतलब होता है एंटीसेप्टिक। जो मतलब क्या है कि कोई भी जीवाणु हैं या रोगाणु हैं, उनकी क्रिया को रोकने का कार्य करता है, लेकिन ये हल्के प्रतिरोधी हैं। और अग्निशामक यंत्रों में CO2 गैस के कारण, CO2 गैस है वो आग बुझाने के काम में आती है, इसलिए अग्निशामक यंत्रों में। और एक और इसका उपयोग लिखो तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अपना अगला महत्वपूर्ण यौगिक है धावन सोडा, Na2CO3.10H2O, ये इसका सूत्र हुआ। और इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। अपने सामान्य भाषा में इसे कपड़े धोने का सोडे के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। पीछे वाला जो बेकिंग सोडा था उसका नाम था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बीच में H जुड़ा हुआ था, लेकिन इसमें केवल सोडियम कार्बोनेट है। और इसके साथ ये 10H2O है, .10H2O। ये 10 अणु जल के क्रिस्टलन जल के रूप में इसमें मौजूद रहते हैं। क्रिस्टलन जल मैंने पहले के वीडियो में बता दिया है। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर, इससे जो पहले वाला हमने महत्वपूर्ण यौगिक बेकिंग सोडा पढ़ा था, मीठा सोडा, उसको गर्म करने पर ये चीज प्राप्त होती है। और ये समीकरण हमने पढ़ी थी कि जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसलिए ये अग्निशामक यंत्रों में भी काम में आता है और खाद्य पदार्थों को, खाद्य भोज्य पदार्थ हैं उनमें ये मिलाने के काम में आता है बेकिंग सोडा। और इसका दूसरा उपयोग यहां हो गया कि सोडियम कार्बोनेट यानी धोने के सोडे को बनाने के भी ये काम आता है। अब हम बात करते हैं इसके गुणों की। धोने के सोडे के गुण कौन कौन से हैं? तो ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है और ये जल में विलेय है। जल में अगर इनको घोलेंगे तो घुल जाएगा। और जलीय विलीन इसका क्षारीय है और ये ज्यादा ही कुछ क्षारीय है, ठीक है, दुर्बल क्षारीय नहीं है। इसे गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग करके सोडा एस बनाता है। जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये जो क्रिस्टलन जल के अणु है 10H ये त्याग किए जाएंगे और केवल बचेगा Na2CO3 जिसे हम कहेंगे सोडा एस, जिसे हम क्या कहेंगे, सोडा एस। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो उपयोग आप लोगों को पता ही है, धोने के सोडे के क्या उपयोग हो सकते हैं, धुलाई सफाई में। और ये कास्टिक सोडा है, बेकिंग पाउडर इनके का, साबुन इनके निर्माण में भी। अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट का शब्द का अर्थ होता है सफाई करने वाला। और कागज, पेंट, वस्त्र उद्योगों में। और एक और उपयोग लिखो तो इसका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। आइए एक और महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको पढ़ते हैं और उसके बाद में हम आगे चलते हैं साबुन और अपमार्जक में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 1/2H2O। 1/2 का मतलब आधा, जल का अणु क्या है, आधा, 1/2H2O।
प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी के नाम से भी जाना जाता है। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में सबसे पहले बनाया गया था, इस कारण इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम रखा गया। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट का आधा हाइड्रेट, Ca कैल्शियम SO4 सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का आधा हाइड्रेट यानी आधा जल का अणु इसके क्रिस्टलन जल के रूप में है, तो इसका रासायनिक नाम भी कैल्शियम सल्फेट का आधा हाइड्रेट। देखिए जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, और जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं एक निश्चित तापमान पर 393 केल्विन तापमान पर जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो उसमें से 1 से 1/2 H2O जल के अणु निकाल दिए जाते हैं और आधा जो जल का अणु है वो इसके साथ में रहता है। तो इसका निर्माण है वो जिप्सम को 393 के तापमान पर गर्म करके बनाया जाता है। जिप्सम को 393 के ताप पर गर्म करके इसे बनाया जाता है। ये जिप्सम का सूत्र है CaSO4.2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ जो क्रिस्टलन जल है उसमें 2 अणु हैं, उसको जब हम 393 के ताप पर गर्म करते हैं, ये जो त्रिभुज का निशान है इसका मतलब होता है गर्म करना। जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट का आधा हाइड्रेट यानी पीओपी हमें प्राप्त होता है। इसके गुणों की बात करें तो ये श्वेत रंग का ही है, ठोस पदार्थ है, और इसको जब हम 15-20 मिनट तक पानी में मिला करके रखेंगे तो कठोर और ठोस पदार्थ हमें प्राप्त होगा, जो क्या है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं और अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर जो प्लास्टर चढ़ा हुआ होता है वो पीओपी का ही होता है। तो एक तो इसका उपयोग हो गया टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, जो प्लास्टर इसके ऊपर चढ़ाया जाता है वो पीओपी का होता है, एक उपयोग महत्वपूर्ण। इसके बाद दूसरा उपयोग भवन निर्माण में। आजकल अपने भवन निर्माण करते हैं तो उसमें पीओपी की जाती है, तो भवन निर्माण में हो गया। दूसरा दंत चिकित्सा में, जो दांत के डॉक्टर होते हैं उस दांत के अंदर कोई कुछ अगर कोई कीड़ा लग जाए और थोड़ा टूट जाए दांत या अंदर से थोड़ा निकल जाए तो उसको भरने के लिए या और अन्य कोई चीज उसकी दांतों की जो तैयार करनी है वो दंत चिकित्सा में इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। मूर्तियां आदि सजावटी सामानों को बनाने में बहुत सारी मूर्तियां देवी देवताओं की बनाई हुई होती हैं और सजावटी सामान होते हैं, तो उनको बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है अग्नि सह पदार्थ के रूप में। अग्नि सह का अर्थ होता है अग्नि के ताप को सहन करने वाला, और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो क्या है कि अग्नि सह पदार्थ के रूप में कई जगह काम में आता है कि बहुत ज्यादा आग का जो तापमान है उसको सहन करने के लिए इस पदार्थ को काम में लेते हैं। अब तक तो हमने जो महत्वपूर्ण यौगिक थे उनके बारे में पढ़ा। अब अपना जो लास्ट टॉपिक है वो साबुन एवं अपमार्जक पढ़ते हैं। साबुन एवं अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि साबुन एवं अपमार्जक कहते किसे हैं। साबुन है वो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। ये साबुन की परिभाषा हुई कि लंबी कार्बन परमाणु श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण। अगर सोडियम लवण की साबुन है तो कपड़ा धोने वाली है, और पोटेशियम लवण की अगर साबुन है तो वो है नहाने वाली साबुन। और यहाँ कार्बन की जो परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 से लेकर के 18 तक दी हुई है। जैसे कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम लंबी श्रृंखला बनाते हैं कार्बन की, और वो 12 से लेकर के 18 तक के कार्बन परमाणु हो। तो इतनी श्रृंखला वाले जो वसीय अम्ल हैं उन्हें हम उच्च वसीय अम्ल बोलते हैं। उनसे उनके सोडियम एवं पोटेशियम लवणों को ही हम साबुन कहते हैं, और साबुन के बनाने की क्रिया को हम कहते हैं साबुनीकरण। साबुनीकरण कहते हैं साबुन बनाने की क्रिया को। तो साबुन को कैसे बनाया जाता है? लंबी कार्बन श्रृंखला वाले जो वसीय अम्ल हैं जैसे स्टीरिक, पामेटिक,
ये जो अम्ल हैं ऐसे उदाहरण हैं आपको मैंने बताए हैं। जो उच्च वसीय अम्ल हैं उनको NaOH या KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है। और जब उच्च वसीय अम्लों को सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके साबुन जो बनाया जाता है, इस क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण। तो सबसे पहले हम लेते हैं उच्च वसीय अम्ल। यहाँ दिया गया CH2COOR और इस C से कार्बन से CH3OR और इससे CH2COR। ये एक सूत्र हो गया वसीय अम्ल का। और यहाँ R का मतलब है कार्बन श्रृंखला, और ये कार्बन श्रृंखला लंबी कार्बन श्रृंखला है, कम से कम 12 से लेकर के 18 तक कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी। तो उसकी जगह कार्बन श्रृंखला की जगह हमने यहाँ R रख दिया। अब देखिए इसके साथ में प्लस हमने क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 NaOH लिया है। इसकी हम इसके साथ क्रिया करवाएंगे तो यहां से देखिए ये COOR है, ये Na के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ 3RCOONA और ये साबुन का अणु तैयार हो जाएगा, ये साबुन बन जाएगी। और बाकी जो बच गया वो ये ग्लिसरॉल होगा। सह उत्पाद, साबुन बनने में सह उत्पाद क्या है? ग्लिसरॉल। ये परीक्षा में पूछा गया था एक बार कि साबुनीकरण की क्रिया में सह उत्पाद क्या प्राप्त होता है? तो साबुनीकरण की क्रिया में साबुन तो हमें प्राप्त होता है, सह उत्पाद का मतलब साथ में जो प्रोडक्ट बने तो वो होता है ग्लिसरॉल। और इनको हम जब उच्च वसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में इसमें हम नमक डालते हैं, तो ये हमें साबुन अलग प्राप्त हो जाती है और ग्लिसरॉल अलग हो जाता है। और अब हम पढ़ेंगे अपमार्जक। ये तो हमने देख लिया कि साबुन है वो सोडियम और पोटेशियम के लवण हैं। तो अपमार्जक क्या है? अपमार्जक साबुन से बेहतर क्यों है? इस प्रश्न का हम जानने का प्रयास करते हैं। साबुन से संबंधित एक प्रश्न है कि साबुन मृदु जल में झाग देते हैं परंतु कठोर जल में नहीं, कारण बताइए। साबुन 2 प्रकार के लवण हैं, एक तो सोडियम लवण, एक पोटेशियम लवण। आप लोगों को मैंने बता दिया कि RCOONA है तो ये तो कपड़े धोने का है, और RCOOK है पोटेशियम लवण है, तो ये है नहाने वाला। पोटेशियम लवणों से शैम्पू और शेविंग करने वाली क्रीम वगैरह में ये काम में आता है पोटेशियम लवण। और जो साबुन होती है ना पारदर्शी, उनमें ग्लिसरीन मिला हुआ होता है। अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं कि साबुन मृदु जल में झाग देते हैं परंतु कठोर जल में नहीं, कारण बताइए। तो साबुन क्या है? मृदु जल को कहते हैं मीठे जल। मीठे जल में तो अच्छी तरह से झाग बनते हैं। इसका कारण यह है कि मीठे जल में किसी प्रकार का कोई भी लवण नहीं होता है, जबकि कठोर जल में लवण होते हैं। कैल्शियम लवण, मैग्नीशियम लवण ये होते हैं कठोर जल। खारा पानी को, जो खारा पानी होता है समुद्रों का, उसको कठोर जल बोलते हैं, और उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, लवण होते हैं ये। तो ये जो आयन है वो साबुन के अंदर जो आयन है Na आयन, उसको क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं। साबुन को जब हम खारे जल के अंदर काम में लेते हैं तो उस खारे जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण हैं, वो आयन इस सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देंगे और उसकी जगह खुद आ जाएंगे। ये उनसे ज्यादा क्रियाशील है अन्य से, इस कारण से ये यहाँ आ जाएंगे। और प्रतिस्थापित होने से जो नया अणु बनेगा वो क्या होगा? उच्च वसीय अम्लों का कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बन जाएगा। कहने का मतलब RCOONA साबुन है, उसकी जगह क्या बन जाएगा? उसकी जगह बन जाएगा RCOO, या तो Ca बन जाएगा और या बन जाएगा RCOOMg, यानी मैग्नीशियम के लवण और कैल्शियम के लवण। उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बन जाएंगे। और ये क्या है? जल में अघुलनशील है।
सोडियम के लवण थे वो तो जल में थे घुलनशील, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के हैं वो जल में घुलनशील नहीं है, और घुलनशील नहीं होने के कारण इनका अवक्षेप बन जाएगा, ऐसे चिपचिपा सा पदार्थ है, और वो झाग नहीं बनेंगे। और मीठे जल में किसी प्रकार के कोई लवण नहीं होते हैं, जिस कारण से वहां पर साबुन अच्छी तरह से झाग देता है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के कारण साबुन झाग नहीं देता है। अपमार्जक हैं वो सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। सोडियम एल्किल सल्फेट क्या होता है? सोडियम Na एल्किल और ये हो गया SO4 सल्फेट, O और SO3 सल्फेट। तो सोडियम एल्किल सल्फेट और या फिर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, यहां SO4 है इसलिए सल्फेट और SO3 केवल अकेला है तो इसलिए सल्फोनेट। तो अपमार्जक क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। साबुन क्या थे? सोडियम और पोटेशियम के उच्चवसीय अम्लों के लवण थे। यहां इसमें थोड़ा सा अंतर है अपमार्जक में, ये सोडियम के एल्किल सल्फोनेट या एल्किल बेंजीन सल्फोनेट हैं। ये तो हमें पता चला कि अपमार्जक है क्या। दूसरा प्रश्न यहां बनता है कि अपमार्जक साबुन से बेटर होते हैं, कारण बताइए। क्या कारण है कि अपमार्जक हैं वो साबुन से अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं, बढ़िया होते हैं? इसका कारण ये है कि साबुन तो कठोर जल में झाग नहीं देते या सफाई की क्रिया नहीं करते, जबकि अपमार्जक है वो कठोर और मीठे दोनों ही जलों में अच्छी तरह से सफाई का कार्य कर सकते हैं। तो अपमार्जक साबुन से अच्छे हुए। साबुन तो केवल मीठे जल में कार्य करेगा और अपमार्जक मीठे और खारे दोनों ही जल में कार्य करेगा। तो यहाँ अपमार्जक खारे जल में किस तरह से कार्य करता है वो जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, वहां तो साबुन खारे पानी को मिलाते हैं साबुन में, तो उस खारे पानी में मौजूद कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन इस सोडियम आयन को क्या कर रहे थे? प्रतिस्थापित कर रहे थे। खारे पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इस साबुन में उपस्थित सोडियम आयन है उसको क्या कर रहे थे? प्रतिस्थापित कर रहे थे, हटा रहे थे, और उसकी जगह ये खुद आकर के इसके साथ जुड़ रहे थे। तो जिस कारण से ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के उच्चवसीय अम्लों का ये निर्माण हो रहा था जो जल में अघुलनशील था। अब देखिए अपमार्जक में क्या होता है। अपमार्जक में ये जो खारे पानी के जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण है इस सोडियम को प्रतिस्थापित करके सोडियम एल्किल सल्फेट था उसकी जगह इनके कैल्शियम या मैग्नीशियम के एल्किल सल्फेट या सल्फोनेट बनाएंगे, और वो क्या है? जल में घुलनशील हैं। वो क्या है? जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील, और जल में घुलनशील होने के कारण ये अवक्षेपित नहीं होंगे और सफाई की क्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। कहने का मतलब यही हुआ कि साबुन तो खारे पानी में सफाई का कार्य करता नहीं है और अपमार्जक कठोर जल में भी सफाई का कार्य करता है, इसलिए साबुन से अपमार्जक बेटर हैं। और जिसका कारण आप दो तो उसमें दे सकते हो कि कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण साबुन के साथ क्रिया करके सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। जो उच्चवसीय अम्लों के लवण प्राप्त होते हैं वो जल में अघुलनशील हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं और सफाई का कार्य नहीं करते, झाग नहीं देते। जबकि अपमार्जक के जो लवण है वो सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर भी देंगे तो ये एल्किल सल्फेट या सल्फोनेट बनेंगे जो जल में घुलनशील हैं और जिस कारण से ये सफाई की क्रिया में कोई बाधा नहीं आती। अब हम इनके साबुन एवं अपमार्जक से जो कपड़े की सफाई की क्रिया विधि है उसको समझेंगे, और ये दोनों ही क्या करते हैं? मिसेल का निर्माण करके सफाई का कार्य करते हैं। तो आइए हम मिसेल का चित्र बनाते हैं। मिसेल क्या है और कैसे बनता है और उससे कपड़े की सफाई कैसे होती है। मिसेल निर्माण है साबुन से शोधन क्रिया।
साबुन से सफाई की क्रिया है वो मिसेल निर्माण करके ही की जाती है। तो मिसेल निर्माण में सबसे पहले क्या होता है, साबुन के अणुओं का जल में आयनन होता है। ये साबुन का अणु है, मैंने आपको बताया RCOO क्या होता है, साबुन। जब ये जल में डाली जाती है तो ये दो भागों में यानी RCOO- और Na+ यानी आयनों के रूप में विभक्त हो जाता है, आयनन हो जाता है। ये जो RCOO है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आडी टेढ़ी रेखा बना करके COO- यानी ये तो ध्रुवीय सिरा हुआ और ये हाइड्रोकार्बन सिरा हुआ। R का मतलब यहाँ कार्बन श्रृंखला से है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए जो यौगिक होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन, ये सिरा तो पुंज और जो ध्रुवीय सिरा है वो सिर कहलाता है। इसको हम इस तरह से एक मिसेल का अणु बना लेते हैं, एक अणु मिसेल का, ये तो सिर और ये इसका पूंछ। पूंछ तो है वो जल विरोधी है, यानी जल के विपरीत रहेगा, जल में नहीं घुलेगा। और जो सिर है वो जल स्नेही है, यानी ये जल में घुल जाएगा। और जो जल विरोधी यानी पूंछ भाग है वो मैल की तरफ आकर्षित हो जाता है, चिकनाई के साथ ये क्रिया कर लेता है। तो देखिए मिसेल के ये अणु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि जल स्नेही भाग तो बाहर की ओर और जो जल विरोधी भाग है वो अंदर, अंदर किसकी ओर, मैल की ओर, जो कपड़े पर चिकनाई लगी होती है उसकी ओर। इस तरह से मिसेल की आकृति बन जाती है। अब मिसेल से कपड़े से मैल कैसे निकलता है, आइए चित्र बना करके इसको हम सीखते हैं। कपड़े पर लगे मैल को साबुन के द्वारा किस तरह से साफ किया जाता है। देखिए ये कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर ये एक चिकनाई की बूंद या तेल की बूंद लगी हुई है। यहां चित्र पर समझाया गया है, जिसे समझने का प्रयास करें। ये कपड़ा और कपड़े के ऊपर ये मैल, इस मैल के ऊपर जब हम साबुन लगाएंगे तो ये साबुन क्या है, हमने पीछे एक अणु आयन बनाया था जो मिसेल का एक अणु। तो देखिए वो ऐसे बनाए थे कि ये तो था जल स्नेही भाग और ये था जल विरोधी भाग, ये COO- वाला, तो इसलिए ये माइनस के निशान लगे। ये तो है सिर और ये है पूंछ। तो इस आयन का, साबुन के आयन का जो पूंछ है वो इस तेल की बूंद के साथ जुड़ जाता है और इस तरह से चिकनाई की बूंद के चारों ओर साबुन के आयन इकट्ठे हो जाते हैं और वो इसके चारों ओर से घेर करके मिसेल का निर्माण कर लेते हैं और मैल की बूंद को बीच में ले लेते हैं और चारों ओर क्या हो जाते हैं, साबुन के आयन इकट्ठे हो जाते हैं। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, मिसेल। और इस कपड़े से इस तेल की बूंद को बाहर निकाल दिया जाता है और कपड़े पर सफाई की प्रक्रिया को इस तरह से आप समझ सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे पढ़ाने का तरीका मस्त लगा तो आप लाइक जरूर कर देना और अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि सभी लोग इस पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। आज के इस वीडियो के साथ ही दैनिक जीवन में रसायन नामक पाठ कंप्लीट हुआ। आगे के वीडियो में हम अगला पाठ लेकर के फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।